हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से आपको ये पढ़ना चाहिए टॉपिक, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आते हैं। ठीक है, अगर आप एनसीएफ 2005 बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो सिर्फ आप समझ के आधार पर उन क्वेश्चंस को सही मार्क करके आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक अच्छे से समझ के देखिएगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आए तो वो छूटे नहीं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले बात ये है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फुल फॉर्म है एनसीएफ का। ठीक है, और इसको हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। आइए अब देखते हैं आगे का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, जो कि 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। इन प्रिंसिपल को हम आगे अपने वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाने वाले हैं, जो मेन हैं एनसीएफ 2005 के। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स कि एनसीएफ क्या है। एनसीएफ है क्या चीज़। ठीक है, तो एनसीएफ क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ठीक, और एनसीएफ में क्या मतलब, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है एक दस्तावेज है। एक दस्तावेज है जो कि एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है। एनसीएफ एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जिसके भीतर शिक्षक और स्कूल उन अनुभवों को चुन सकते हैं, मीन्स उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ कर सकते हैं जो उन्हें लगता है कि बच्चों के पास होने चाहिए। मीन्स उनको, बालकों को कैसे पढ़ाना है, ये एनसीएफ में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं एनसीएफ जो है वो किस पर आधारित है, किस सोच पर आधारित है। तो पहले जब एनसीएफ था वो व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित था। अब ये जो एनसीएफ 2005 है आपका, ये रचनावादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जो मेन रचनावादी सिद्धांत ही कहता है कि बच्चों को अपने ज्ञान का निर्माण बच्चों को स्वयं करना चाहिए। मीन्स बच्चों को करके सीखना चाहिए हर चीज़। बच्चों को उनको हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करने देना चाहिए, जिससे वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तब अच्छे से हर चीज़ को सीख पाएंगे। हर चीज़ को वो उनसे जुड़ा एक अनुभव होगा जिसको वो अपने से रिलेट कर पाएंगे और अच्छे से उनके अंदर समझ विकसित हो पाएगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एनसीएफ जो है वो एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया ये नवीनतम दस्तावेज है। ठीक है, अब देखते हैं हम फ्रेंड्स ये लिया कहाँ से गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लिया गया है, एनसीएफ जो है वो लिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध एक है उनका, सभ्यता और प्रगति निबंध से ये लिया गया है। ठीक है, एनसीएफ 2005। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का अनुवाद जो किया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं, तो 22 की 22 भाषाओं में इस एनसीएफ को कितनी भाषाएं दी गई हैं फ्रेंड्स, 22 जो लैंग्वेज दी गई हैं उन सभी लैंग्वेज में इसका अनुवाद किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं हम एनसीएफ जो है किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और प्रोफेसर यशपाल ने इसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट उनका जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला इसके लिए था वो था लर्निंग विदाउट बर्डन। मीन्स बच्चों को बिना बोझ के शिक्षा दी जानी चाहिए। मीन्स उन पर कोई बर्डन नहीं करना चाहिए। बच्चों को जब हम बिना बोझ के शिक्षा देंगे तो वो उसको अच्छे से ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे देखते हैं अब तक कितने दस्तावेज बन चुके हैं।
तो अब तक एनसीएफ के इसके पहले 2005 के पहले 3 दस्तावेज बन चुके हैं। पहला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1975, फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1988, उसके बाद में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000, ठीक है। और अब लास्ट में क्या आया है, ये 3 हो गए जाके इसके पहले के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। अब उसके बाद का जो लेटेस्ट है वो कौन सा है, एनसीएफ 2005। उसके बाद भी एक एनसीएफ आया है जो कि 2022 है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपके आते हैं एनसीएफ 2005 से ही आते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सिद्धांत हैं, इन पर से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और इस अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है। तो पहला मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मीन्स बच्चों के ज्ञान को केवल किताबों तक ही नहीं रखा जाना चाहिए। मीन्स केवल जो अगर 40-50 बच्चे एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो उनके ज्ञान को वहीं तक नहीं सीमित करना चाहिए, उनके ज्ञान को उनके बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, जिससे बच्चे अपने हर एक एक्टिविटी को रिलेट करके अच्छे से पढ़ पाएँ। दूसरा नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, बच्चों को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाना चाहिए। मीन्स बच्चों को रटने पर नहीं ध्यान देना चाहिए ज़्यादा, बच्चों को रटने वाली चीज़ें नहीं हमको बतानी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए वे हर चीज़ को करके सीखें, रचनावादी तरीके से सीखें, मतलब हर एक चीज़ को अपनी जीवन की गतिविधि से जोड़ के सीखें। थर्ड प्रिंसिपल क्या है, पाठ्यचर्या जो है पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। मीन्स बच्चों की जो पाठ्यचर्या है वो पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। बच्चों की पाठ्यचर्या जो है वो कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों का समग्र विकास हो सके, ठीक है। तो बच्चों की पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित नहीं हो, जिससे कि उनका समग्र विकास हो सके। बच्चों का समग्र विकास करने वाली हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना चाहिए। परीक्षा में लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन मतलब क्या है कि बच्चों का ऐसा नहीं है कि एक बार जो रिज़ल्ट आ गया वही रिज़ल्ट उनके लिए बिल्कुल पत्थर की लकीर है, फिर उसमें कुछ नहीं मिट सकता, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मीन्स उसमें क्या है, एक बार जो बच्चों को करना चाहिए, बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए कि जैसे पढ़ाते पढ़ाते अगर हम बच्चों को सिखाते रहेंगे और फिर उनसे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से अगर वो नहीं बता पाते हैं तो हम उसका आंसर उनको बता देंगे, जिससे वे अच्छे से सीख भी जाएंगे और उनकी टेस्ट भी एक तरीके से होता रहेगा। तो इस तरीके के एग्जामिनेशंस होने चाहिए, ठीक है। और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। मीन्स जैसे अगर हम उनको सिखा रहे हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने में भी हम उनको ऐसे सिखाएं, डायरेक्ट उनको नहीं कि हमने लिखा 8 × 7 और मल्टीप्लाई करके बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ऐसे नहीं हमको उनको समझाना है। हमको कैसे बच्चों को बताना चाहिए कि जैसे अगर आपके पास 4 के मिल रहे हैं बिस्किट के पैकेट, ठीक है, और आपको 2 बिस्किट के पैकेट लेने हैं तो कितने के मिलेंगे, तो मल्टीप्लाई करके बच्चे बता देंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप बताइए कि जो रिपीटेड एडिशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। इस तरीके से आप बच्चों को अगर रिलेट करके चीज़ें बताएंगे तो वो अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट इसका क्या है, ये हो गए जाके आपके 4 सिद्धांत हमने बता दिए। और 5वां सिद्धांत क्या आता है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाना चाहिए बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमारी जो चीज़ें हैं हमें उनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों को शुरुआत से ही आप अच्छी शिक्षा देंगे, ठीक है, उनको उनके ज्ञान को आप अच्छे से बताएंगे, उनको सिखाएंगे, जिससे कि वे समझेंगे कि अगर हमारे यूथ की चीज़ें, हमारे देश की चीज़ें हैं तो हमें उनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग से ही आप सिखाएंगे बच्चों को कि क्लास में अगर आपकी ये बेंच है तो आपको इसको तोड़ना नहीं है, ये आपके बोर्ड है तो इसको आपको बर्बाद नहीं करना, क्लास की दीवारें हैं इनको नहीं ख़राब करना है। ऐसे ऐसे करके आप सिखाते रहेंगे धीरे धीरे, तो वो आगे बड़े होकर भी कोई ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे जिससे उनका नाम खराब हो, ठीक है। तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही हमको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वे राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान रहे, ठीक। तो ये हो गए जाके 5 मार्गदर्शी सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम्स, जितने टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इनसे रिलेटेड इन्हीं के आधार पे बनता है कि बच्चों की गलतियां जो हैं, बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं तो उन्हें गलतियों पे डांटना नहीं चाहिए, बच्चों की गलतियों को
स्वीकार करना चाहिए। बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं तो वे अच्छी बात है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जीवन में जो गलतियां नहीं करता हो, ठीक है। तो अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो उनकी गलतियां अच्छी हैं, ठीक है। हमें अगर वो गलती करेंगे तभी तो हम उनकी गलती को पकड़ेंगे पहले कि हाँ बच्चे ने यहाँ पर गलती की, फिर उसका हम निदान करके फिर उसका उपचार करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो उसको हम सही कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब हम देखते हैं आगे का पोर्शन। तो चलिए देखते हैं आप इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के सुझाव क्या हैं। इसमें बताया गया है कि बालक सक्रिय है तो वह स्वयं से जाने और सीखे और नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। मतलब बच्चों को हर हाल में सक्रिय भूमिका में रखना है, ठीक है। बच्चे सक्रिय होने चाहिए। बच्चे अगर सक्रिय नहीं होंगे तो वो पढ़ाई अपनी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बच्चों को किसी चीज़ के लिए ज़्यादा रोक टोक नहीं करना चाहिए। बच्चों को अनुशासन में, बच्चों के लिए अनुशासन नहीं रखना चाहिए। अनुशासन वर्ड जहाँ पे आ जाए या फिर याद करना वर्ड आ जाए, बच्चों की गलतियाँ जहाँ पे वर्ड आ जाए, गलतियाँ बच्चों की पॉजिटिव वर्ड होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला हो गया। अब देखते हैं हम सीखना सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है। सीखना, बच्चे अगर सीख रहे हैं तो ये सक्रिय मतलब एक्टिव लर्नर हैं, और सामाजिक गतिविधि है मतलब सोशल एक्टिविटी है, ठीक। फिर बाद में थर्ड पॉइंट आता है सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। मीन्स बच्चों को अगर हम एक ही चीज़ बार बार वही चीज़ बता रहे हैं तो बच्चे क्या होंगे, बोर हो जाएंगे, फिर इस चीज़ को पढ़ना नहीं पसंद करेंगे। इसलिए सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। मीन्स बार बार एक ही चीज़ को नहीं बताना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ बच्चों को सिखा रहे हैं तो अगर एक ही चीज़ को हम बता रहे हैं तो हर बार हम उसको नए तरीके से अगर बताएंगे तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या आता है, सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाना चाहिए। मीन्स अगर हम बच्चों को पहले के स्कूलों में क्या होता था बच्चे को टीचर ऐसे एकदम डरा के रखते थे कि अगर क्लास में टीचर आ गए हैं तो बच्चे एकदम बोल नहीं सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर बच्चों को आप डरा के रखेंगे, ठीक है, डर और अनुशासन रखेंगे तो वो अपनी चीज़ें आपसे नहीं कह पाएंगे, जिससे आप उनको ना तो अच्छे से सिखा पाएंगे ना ही वो सीख पाएंगे। इसलिए बच्चों के लिए डर और अनुशासन नहीं होना चाहिए। वहाँ पर क्या होना चाहिए, आनंद और संतोष होना चाहिए, ठीक। अब बात आती है बालक को स्कूल, घर और समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। मीन्स बच्चों को स्कूल, घर या फिर जहाँ वो जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हर जगह उनको महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। मीन्स अगर बच्चे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये नहीं कि बिल्कुल डांट के भगा दिया कि हाँ इसका आंसर नहीं, कैसे क्वेश्चन पूछे रहते हो। तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है, मतलब उनकी जिज्ञासा को हमें सही रूप देना चाहिए। अगर वो क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमें उनका आंसर देना चाहिए, ठीक। बच्चे की भाषा और संस्कृति को सम्मान देना चाहिए। मीन्स कहीं का अगर बच्चा है वो अपनी भाषा को अगर बोल रहा है, अपनी मातृभाषा को बोल रहा है, मातृभाषा याद रखिएगा बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है सीटेट एग्जाम्स के लिए। अगर बच्चे की मातृभाषा है कहीं पर तो उसको बिल्कुल आपको राइट टिक करना है, क्योंकि बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। अगर बच्चे की मातृभाषा का हम सम्मान करेंगे तभी वो अपनी हर एक बात को, क्योंकि बच्चा एकदम से तो लैंग्वेज सीख नहीं लेगा कोई दूसरी, तो इसलिए उसको जो उसकी मातृभाषा है उसमें वो अपनी बात को कहेगा तो उसको सम्मान देना चाहिए, उसकी हर एक बात को सुनना चाहिए। फिर अगला पॉइंट क्या आता है, बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं मतलब त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है एनसीएफ। एनसीएफ जो है मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म को ज़्यादा प्रभावी मानता है, मतलब कहता है बहुभाषिकता होनी चाहिए कक्षा में और त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। इसमें क्या बताया गया है, 4 कौशल की बात की गई है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। मतलब कोई ऐसी सूचना आ गई कि उसको हर प्रकार की सूचना को ज्ञान नहीं मान लेना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली कक्षा में शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। मीन्स बच्चे जिस चीज़ को जानते हैं हमें उस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए, तब हमें पढ़ाना। जैसे हम कोई भी क्लास में अगर पढ़ाने भी जाते हैं तो बच्चों को हम डायरेक्ट वही टॉपिक नहीं लिख देते हैं बोर्ड पर कि हम यही पढ़ाने वाले हैं। हम पहले बच्चों को वो टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मीन्स हम बच्चों के ही मुंह से वो टॉपिक निकलवा लेते
हैं तभी हम उस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। मीन्स ज्ञात से अज्ञात, जो चीज़ बच्चे जानते हैं उस चीज़ से आपको रिलेट करके आगे पढ़ाना है। जो चीज़ जो बच्चों के लिए मूर्त है उससे फिर उनको अमूर्त की ओर लेके जाना है। ठीक है, फिर बात आती है पनिशमेंट एंड रिवार्ड की भावना को सीमित किया जाए। मीन्स ये नहीं कि बच्चों ने कोई गलत काम कर दिया तो हर बात के लिए उसको पनिशमेंट कर दिया, या फिर हर एक चीज़ में, चाहे वो कोई भी, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हर बार उसको आप रिवार्ड दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिवार्ड अच्छी चीज़ है, लेकिन ये नहीं कि हर बार अगर आप देंगे तो बच्चे के अंदर भावना आ जाएगी कि हम तो बस केवल रिवार्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। मीन्स जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें बच्चों के पेरेंट्स को भी जोड़ना चाहिए। फिर अगली बात आती है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। मीन्स इसलिए बच्चों की किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से रिलेटेड होनी चाहिए। मीन्स बच्चों को सबसे पहले ही बताया गया है कि उनके ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। मीन्स बच्चों को केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रखना है। अगर बच्चों को केवल आप भारी बैग दे दिया और फिर बस उसी में बच्चे बिल्कुल रह गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके ज्ञान को उनके निजी जिंदगी से, उनके बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। जो अनुभव उन्होंने देखे हैं उनसे रिलेट करना चाहिए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। मीन्स बच्चे की जो मानसिक स्तर है और उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है जो प्रोफेसर यशपाल ने दिया है कि लर्निंग विदाउट बर्डन। मीन्स बिना भार के अधिगम होना चाहिए, लेकिन बिना भार के। ठीक है, मीन्स उनका भारी बैग नहीं। आजकल फिर भी प्राइवेट स्कूल्स में देखिए बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए भारी बैग और फिर बहुत ज़्यादा एकदम बर्डन टाइप से पढ़ाई बनी हुई है, जबकि पढ़ाई जो है उनके ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी पढ़ाई को मतलब इंजॉय करें, पढ़ाई को ऐसी उनकी पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, ये इस चीज़ को एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों की पढ़ाई जो होनी चाहिए, बच्चों को पहली चीज़ उनकी पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए। उनको रटने पर बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल भी रटने वाली बात नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़, उनकी पढ़ाई को उनकी बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए और गतिविधि आधारित पढ़ाई होनी चाहिए। मीन्स हर चीज़ को अगर आप एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको सिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको समझेंगे। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाना चाहिए। मीन्स आप उनको बस अच्छी केवल बात बता रहे हैं, आप उनको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आप खुद ही अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। आप उनको साबित कीजिए, अच्छे बन के आप उनको खुद का उदाहरण साबित कीजिए, आपको देखकर वो अच्छे बने। मतलब ऐसा वातावरण, आपको ऐसा वहाँ का वातावरण ऐसा बना देना है कि वे उस बात को समझ सकें। ठीक है, केवल उनको उपदेश देकर नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे वैसे भी उपदेश तो समझने वाले हैं नहीं। फिर बात आती है पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। जो पुस्तक उनको अच्छी लगे वो पुस्तक वो पढ़ें। शिक्षा शांति को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाए। मीन्स शिक्षक जो है, जैसे कंप्यूटर में से रिलेटेड चीज़ें हैं वो टीचर्स को बतानी जानी चाहिए, ताकि टीचर, बहुत सारे पहले के टीचर हैं उनको उस चीज़ से रिलेटेड ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान उनको हो, ताकि वो तभी, अगर उनको खुद को ज्ञान होगा तभी तो बच्चों को उस चीज़ का ज्ञान दे पाएंगे। तो इसलिए टीचर्स को सबसे पहले उनको नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाना चाहिए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए। बच्चों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। मीन्स बच्चों का ऐसा पाठ्यक्रम होनी चाहिए, ऐसा पाठ्यचर्या उनकी होनी चाहिए जिससे उनका समग्र विकास हो सके, हर प्रकार का उनका हर एक क्षेत्र में उनका विकास हो सके। ठीक, ऐसी उनको शिक्षा देनी चाहिए। सिर्फ एक डायरेक्शन में उनको शिक्षा नहीं देनी है, उनका समग्र विकास करना है। मीन्स चहुमुखी विकास करना है। सभी विद्यार्थियों में तो समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। मीन्स समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट तैयार करना चाहिए। अब बात आती है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। मैथ्स के ऑब्जेक्टिव इसके अनुसार क्या होता है, प्राइमरी क्लासेस में मैथ्स का नेचर एकीकृत होना चाहिए। मीन्स इंटीग्रेटेड, इसका मतलब है मैथ्स को एक दूसरे के साथ एकीकृत करके पढ़ाया जाना चाहिए। मीन्स मैथ्स को कोई आप सम सॉल्व कर रहे हैं तो उनको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करके बता देना है, उसको रिलेट करना है किसी चीज़ से, आपको तब उसको पढ़ाना है तो बच्चे अच्छे से समझेंगे, वरना बच्चे बोर हो जाएंगे।
फिर बात आती है एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल देता है कि स्कूल गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव भी प्रदान करता है। अब बात आती है एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। कौन कौन सी विधियां हैं? करके सीखना, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे जो हैं वो करके सीखें, निरीक्षण विधि से सीखें, परीक्षण विधि से सीखें, सामूहिक विधि से सीखें और मिश्रित विधि से सीखें। अब बात करते हैं हम एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण जो है सुगम, मतलब शिक्षक जो है वो फैसिलिटेटर होना चाहिए, मतलब सुविधा प्रदाता होना चाहिए कि बच्चे को अगर कोई दिक्कत आती है तो टीचर उनके लिए हर वक्त खड़ा रहे। मतलब टीचर की भूमिका जो है सुविधा प्रदाता की होनी चाहिए, एक फैसिलिटेटर की होनी चाहिए, ठीक है। और जबकि जो स्टूडेंट होता है वो एक्टिव लर्नर होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस ईवीएस के प्राथमिक उद्देश्य। इसमें क्या है? राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सके, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समझ विकसित करना, साइंस के कॉन्सेप्ट जानने के लिए एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट को करना, सुपरिचित अनुभवों के आधार पर साइंस के कॉन्सेप्ट को सीखना। मीन्स इसमें सब में यही चीज़ बताई जा रही है कि जो भी बच्चों को मतलब आप सिखा रहे हैं वो उनको आप एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाइए। एक्टिविटीज़ अगर वो करेंगे तो उससे वो जो ज्ञान उनको प्राप्त होगा वो उनके माइंड में एकदम बढ़िया से सेट होगा, अच्छे से वो उस चीज़ को समझ पाएंगे और बोर नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि आपने उनको डायरेक्ट कोई चीज़ बता दी, उनको डायरेक्ट नहीं बताना है, उनको वो काम करने का मौका देना है। क्योंकि इसमें क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं। मीन्स हर एक बच्चा विशिष्ट होता है, तो हर एक विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान करना चाहिए, जिससे कि आप अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो उसमें आप अगर सिर्फ अपनी ही बात बच्चों पर थोपते जाएंगे तो आप उनके ज्ञान को अगर परख नहीं पाएंगे तो आप उसमें जान नहीं पाएंगे कि कौन सा बच्चा कितना ज़्यादा विशिष्ट है। मीन्स इसलिए हर एक बच्चे को अपनी क्षमता और कौशल को प्रदर्शित करने का उनको मौका हर हाल में दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एनसीएफ 2005 हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया है और पूरी जो जितना एनसीएफ 2005 में है पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का हमने पूरा प्रयास किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा, 1-2 बार आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, एकदम माइंड में सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको जो जो मेन पॉइंट हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। मीन्स समझ रखने हैं आपको अच्छे से इनको पॉइंट्स को, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन इस पे रिलेटेड आए तो आपकी समझ पर आधारित वो क्वेश्चन आएगा और आपको उसको सही टिक करके आना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इतना पढ़ते रहिए अच्छे से, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।